हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जैम कैम। तो आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ओएमसी की डेफिनेशन, डिफरेंट कंपाउंड्स और उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा है। ओवरऑल पूरे बेसिक्स पे हमने डिस्कशन किया है। उस वीडियो पे मुझे आप सभी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आप सभी के इतने पॉजिटिव कमेंट्स आए जिससे मैं बहुत बहुत मोटिवेट हुई। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। उस सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पे एक सेकेंड वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। सबके लिए आपको वेरी वेरी थैंक्स, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का सेकेंड लेक्चर। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के सेकेंड लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन काउंट को। इलेक्ट्रॉन काउंट एंड हेप्टिसिटी पढ़ना है हमें। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ना, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं, क्योंकि पूरे ऑर्गेनोमेटेलिक में हमें बहुत सारी चीज़ें जैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन रूल, एन रूल, ये सब कुछ पढ़ना है। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन काउंट और हेप्टिसिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम ये कोई भी रूल नहीं पढ़ पाएंगे। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईआईटी जैम से लेकर टिफर, नेट, गेट तक के एग्जाम्स में 18 इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन काउंट या हेप्टिसिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। सो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन काउंट और हेप्टिसिटी टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे ओएमसी के, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली ये पूरा जो लेक्चर है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन काउंट शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट में हमें दो मेथड्स देखने हैं। पहला मेथड है न्यूट्रल एटम मेथड, second is oxidation method. Neutral atom method is also known as covalent method, and oxidation method is also known as ionic method. Okay, so न्यूट्रल एटम मेथड को शॉर्ट में NAM भी लिखा जाता है। न्यूट्रल एटम मेथड को कोवेलेंट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास कोई चार्ज तो होता नहीं है। ये जब दो लिगेंड्स या जो भी दो एटम होते हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, इसलिए न्यूट्रल एटम मेथड को कोवेलेंट मेथड भी कहा जाता है। हमारे पास कुछ लिगेंड्स हैं विच आर न्यूट्रल है ना ये लिगेंड्स। इन न्यूट्रल लिगेंड्स की वजह से ही इस पूरे मेथड को न्यूट्रल एटम मेथड भी कहा जाता है। तो सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हैं हमारे पास, like we have carbonyl, we have ammonia, NR3, water, SR2, ये सब के सब हमारे पास न्यूट्रल में आ जाते हैं। तो ये सब जब न्यूट्रल में आ जाते हैं, कोई चार्ज नहीं है इन पे, इसीलिए ये सब न्यूट्रल एटम मेथड के थ्रू हम लोग कवर करेंगे। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकाला जाता है। सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया। सी, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 के साथ कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, रिमेनिंग रह गए 2। जब हमारे पास रिमेनिंग 2 रह गए ना, 2 रिमेनिंग आउटर मोस्ट शेल में पड़े हुए, तो जो रिमेनिंग 2 है ना, वही इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है। एक बार वापस रिपीट करती हूँ मैं। अमोनिया में आउटर मोस्ट, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 3 हाइड्रोजन्स के साथ इसका कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, रिमेनिंग 2 बचे। तो जो रिमेनिंग 2 बचे हुए हैं ना, वही अमोनिया का इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है। ओवरऑल जितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं ना, वही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाता है। सारा बॉन्ड बनने के बाद जब हम कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए होते हैं वो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। सिमिलरली कार्बोनिल में भी यही है कि इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, जिस वजह से इनका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 हो जाता है। वाटर में भी सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो इन सभी लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन काउंट 2 है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा केस आ जाता है इथाइलिन डायामाइन का। इथाइलिन डायामाइन को हम EN से भी डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। तो इथाइलिन डायामाइन का फॉर्मूला है हमारे पास NH2CH2CH2NH2। बेसिकली मैं यही फॉर्मूला लेके चल रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो 2 नाइट्रोजन के पास ऑब्वियसली 2 लोन पेयर होंगे। जब यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर यहाँ पे, हाँ, 2 लोन पेयर का मतलब होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन काउंट। जब यहाँ पे 2 लोन पेयर मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इथाइलिन डायामाइन का इलेक्ट्रॉन काउंट 4 हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं रिमेनिंग, उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। अमोनिया के पास रिमेनिंग 2 थे, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 2 हो जाएगा। इथाइलिन डायामाइन के पास 4 थे, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा 4। तो ऐसे जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, उन सबका इलेक्ट्रॉन काउंट ईजिली निकाला जा सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट न्यूट्रल लिगेंड्स। बट इफ़ वी हैव चार्ज लिगेंड्स, अभी तक हमने न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करी है, अगर हमारे पास चार्ज लिगेंड्स आ जाते हैं तब क्या करेंगे?
तो चार्ज लिगेंड्स भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, एज इन मोनोवेलेंट हो सकता है, बाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट और पेंटावेलेंट भी हो सकता है। तो इन सब में क्या होता है, मोनोवेलेंट में लाइक अगर एक चार्ज है जैसे कि H निगेटिव, हेलोजेंस निगेटिव एट्सेट्रा, इन सब के अंदर एक चार्ज है, दिस इज मोनोवेलेंट। बाईवेलेंट में दो चार्ज होता है, एग्जाम्पल है O-2, S-2। ट्राईवेलेंट 3 चार्ज, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। टेट्रा एंड पेंटा में 4 और 5 चार्जेस होते हैं। इन्हीं के बेसिस पर चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। ओके, अब हम देखते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे निकाला जाता है। सो सी, हमारे पास हेलोजेंस है, हेलोजेंस एज इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन देखते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इनमें क्या होता है, जितने भी हेलोजेंस हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। हमारे पास 7 है, 8 की नीड है, तो एक चाहिए ना, तो ये एक को एक्सेप्ट करता है, और जब ये एक को एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। तो जितना जिस पर चार्ज होता है, जैसे हेलोजेंस के ऊपर माइनस चार्ज आया ना, -1 चार्ज आया, तो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट भी -1 ही होगा। हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उस पर भी -1 चार्ज आ जाता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन काउंट भी -1 होगा। बेसिकली वी कैन से दैट जिस एटम पे जितना चार्ज होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है। अभी हम एक बाईवेलेंट का एग्जांपल देख लेते हैं। वी हैव ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो जब ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज कितना आया है ऑक्सीजन पे, -2। जब -2 चार्ज आया है तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट भी 2 ही होगा। बता चुकी हूँ ना, जिस एटम पे जितना चार्ज आएगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। जैसे ऑक्सीजन का था वैसे ही सल्फर का होगा। दीज आर बाईवेलेंट। अब हम ट्राईवेलेंट की बात करते हैं। अमोनिया, सॉरी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 की नीड है। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नाइट्रोजन पे -3 चार्ज आ जाएगा। -3 चार्ज मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन काउंट। सो बेसिकली वी कैन से दैट जिस भी एटम पे जितना चार्ज होगा उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मीन्स 5 चार्ज। यहाँ पे पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल में भी n के ऊपर -5 चार्ज एंड p के ऊपर -5 चार्ज है, विच इज़ राइट। बट ट्राईवेलेंट में भी सेम सेम चीज़ है, n के ऊपर -3, p के ऊपर -3। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये आती है कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होगा, 3 होगा या 5 होगा। कैसे पता चलेगा कि कब हम नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन काउंट 3 रखेंगे और कब 5 रखेंगे। सो उसके लिए भी हमारे पास एक चीज़ है, हमें कोई कंपाउंड दिया होगा, अगर किसी कंपाउंड में मेटल, सेंट्रल मेटल हम सिर्फ देखेंगे, अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम 5 या 5 से ज़्यादा हो रही है तब हम इलेक्ट्रॉन काउंट 5 रखेंगे। ओनली इन द केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, अगर मेटल, ओनली इन द केस ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इफ सेंट्रल मेटल एटम्स आर ग्रेटर देन 5 देन इलेक्ट्रॉन काउंट विल बी 5। बट अगर सेंट्रल मेटल एटम 5 से कम होती है तब हम इलेक्ट्रॉन काउंट हमेशा 3 ही रखेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें फॉस्फोरस दिया हुआ है। अब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन काउंट हम क्या रखें, 3 रखें या 5 रखें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम के साइड पे। लेट मी शो यू, ओके, लेट मी शो यू विद अंडरलाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंट्रल मेटल एटम ये आयरन है, यहाँ पे आयरन की सेंट्रल मेटल एटम है, लेकिन हमें फॉस्फोरस का चाहिए। अब फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन काउंट हम 5 रखें या 3। तो देखो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे 6 है, और 5 से ज़्यादा होने पे, जब भी 5 या 5 से ज़्यादा होगी ना, तब हम उसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या रखेंगे, 5। ठीक है, तब जब सेंट्रल मेटल एटम 5 या 5 से ज़्यादा होगी तब उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हमेशा 5 रखेंगे। बट अगर सेंट्रल मेटल एटम 5 से कम होती है, तब उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हम हमेशा 3 रखेंगे। ओके गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन काउंट। इलेक्ट्रॉन काउंट हमने देख लिया, न्यूट्रल के लिए जितना इलेक्ट्रॉन पेयर होगा उतना, एंड चार्ज के लिए इतना हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रिज लिगेंड्स। लिगेंड्स का हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स थे, चार्ज लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड। अगर हमारे पास ब्रिज लिगेंड हो तो ब्रिज लिगेंड में भी 2 केसेस हैं, अगर ब्रिज हेलोजन हो और अगर ब्रिज कार्बोनिल हो। तो नॉर्मल हेलोजन का हमारे पास इलेक्ट्रॉन काउंट 1 था, बट अगर ब्रिज हेलोजन होगा तो सी, हेलोजन्स में
क्या होता है, हेलोजेंस के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट उसको चाहिए होता है 8। तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी से बोरो करेगा। जब वो बोरो करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिज लिगेंड वही लिगेंड होते हैं जो दोनों साइड से मेटल से घिरे हुए होते हैं। लेट मी शो यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक हेलोजन है, इस हेलोजन को कहेंगे ब्रिज हेलोजन। ठीक है, ब्रिज हेलोजन है। ब्रिज हेलोजन इस साइड से भी मेटल से कवर है, इस साइड से भी मेटल से कवर है। इसको सेंटर मेटल, इसको दोनों मेटल्स को इलेक्ट्रॉन पेयर देना है। तो इस मेटल को वो वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, और इस वाले मेटल को ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ठीक है, तो इसके पास इधर से एक इलेक्ट्रॉन काउंट करा 1, इधर से एक इलेक्ट्रॉन काउंट करा 2, बट तीसरा कहाँ से आएगा, ये इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट भी तो कर रहा है ना, तो इसको भी हम काउंट करेंगे। अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तब इसका अगर इलेक्ट्रॉन काउंट पूछा जाता तो 1 और 2 दो इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाते। बट सिंस ये वाला जो हेलोजन है वो किसी और से बोरो कर रहा है, जब भी किसी और से एक इलेक्ट्रॉन को बोरो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन काउंट में हम वो चार्ज भी तो काउंट करेंगे ना, चार्ज भी कंसिडर किया जाता है। चार्ज भी कंसिडर करेंगे इसी बिहाफ पर। उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हुआ, एक तो वो जो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है 1, 2 एंड 3। इसी वजह से जो ब्रिज हेलोजन होता है उसका इलेक्ट्रॉन काउंट हमेशा 3 होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ये हमारा ब्रिज हेलोजन का हो गया। अगर नॉर्मल हेलोजन होगा तो इलेक्ट्रॉन काउंट 1, बट अगर ब्रिज हेलोजन होगा तो इलेक्ट्रॉन काउंट 3 होगा। बट वी हैव ब्रिज कार्बोनिल्स, जनरली कार्बोनिल्स का इलेक्ट्रॉन काउंट 2 होता था। बट इतना याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कार्बोनिल्स ब्रिज आते हैं, ब्रिज कार्बोनिल्स होंगे, तब भी इलेक्ट्रॉन काउंट 2 ही रहेगा। कार्बोनिल्स के केस में इलेक्ट्रॉन काउंट कभी भी नहीं बदलेगा। कार्बोनिल्स चाहे नॉर्मल हो या ब्रिज हो, इनका इलेक्ट्रॉन काउंट हमेशा 2 रहेगा। प्लीज़ कीप रिमाइंडेड। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन काउंट। अब हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक, सेकेंड मेजर टॉपिक, हैप्टिसिटी के बारे में। ओके, वन मोर थिंग, जो इलेक्ट्रॉन काउंट था वो हमारा इनऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए था, दैट्स ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक। बट जो हैप्टिसिटी आएगी वो सब ऑर्गेनिक लिगेंड्स के बारे में आएगी। ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए हैप्टिसिटी होती है, इनऑर्गेनिक लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट। हैप्टिसिटी को हम ईटा टू द पावर एक्स से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स इज द नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन? टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ अ लिगेंड अटैच टू द मेटल। टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स ऑफ अ लिगेंड के ऑफ अटैच टू द मेटल। मेटल से कितने टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच्ड हैं, उसी चीज़ को हैप्टिसिटी बोला जाता है। हैप्टिसिटी ऑर्गेनिक लिगेंड के लिए होती है। यहाँ पे ईटा की टू द पावर एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स इज नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच, कितने नंबर ऑफ डोनर एटम से अटैच्ड है। इन द अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ एटम विच साइमल्टेनियसली बाइंड्स विद मेटल। ऐसे कौन से एटम्स हैं जो मेटल्स के साथ साइमल्टेनियसली बाइंडेड है ना, उनको बोला जाता है हैप्टिसिटी। सी, देखो, हमें पूरे कंपाउंड में ये नहीं देखना होता है कि कितने कार्बन हैं, हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि मेटल कितने कार्बन से अटैच है। सिर्फ मेटल के बारे में देखेंगे, मेटल से हमें पता चलेगा कि मेटल इतने कार्बन्स के साथ अटैच है। एग्जाम्पल में देखो, मेटल यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे जनरली देखा जाए तो कार्बन एक से ज़्यादा है, बट यहाँ पे मेटल सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। अब मेटल अगर सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो उसकी हैप्टिसिटी को डोनेट किया हमने ईटा से, और सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो ईटा 1, ये हो गई उसकी हैप्टिसिटी। इन अवर अदर एग्जाम्पल, यहाँ पे मेटल दोनों तरफ से बाउंडेड है, इधर तरफ से भी बाइंडेड है, इधर तरफ से भी बाइंडेड है। जब दोनों तरफ से बाइंडेड है तो ये तीनों कार्बन से अटैच होगी, और सिंस यहाँ पे तीनों कार्बन से अटैच है तो इसकी हैप्टिसिटी कितनी हो गई, ईटा टू द पावर 3। सो दैट्स अबाउट हैप्टिसिटी। इन अदर वर्ड्स वी हैव एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे कुछ। देखो, जैसे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनको मैं सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर सिर्फ इतना देखना होता है हमें कि मेटल कितने कार्बन से अटैच है। यहाँ पर मेटल तो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, दूसरे का किसी कार्बन से अटैच नहीं है। और जब मेटल सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होती है तो उसकी हैप्टिसिटी होती है 1। ओके, लेट मी शो। यहाँ पे मेटल सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो इसकी हैप्टिसिटी होगी 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मेटल सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, बाकी किसी कार्बन से अटैच नहीं है। यहाँ पर मेटल सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, बाकी किसी कार्बन से अटैच नहीं, तो इसकी हैप्टिसिटी भी 1 हो जाएगी। ओके, ये वाला नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, हमारे पास ये मेटल है। इस कंपाउंड में देखो, इस कंपाउंड में मेटल हमारे पास है, ये एक बॉन्ड बना हुआ है।
सी बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये बॉन्ड जो बना है वो तीनों के तीनों कार्बन एटम को कंसिडर कर रहा है। जब ये तीनों को कंसिडर कर रहा है तो ये बॉन्ड क्या दिखा रहा है, बॉन्ड यही दिखा रहा है ना कि ये जो मेटल है वो इस कार्बन और इस कार्बन, ये तीनों के तीनों कार्बन से अटैच है। जब ये तीनों के तीनों कार्बन से अटैच होगी तब इसकी हैप्टिसिटी हो जाएगी 3। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पर मेटल, ये देखो एक बॉन्ड है जो कि इस तरह से बना हुआ है। इस तरह से बॉन्ड बनने का मतलब है कि जो मेटल है वो इस कार्बन से और इस तीनों के तीनों कार्बन के साथ अटैच है। जब ये मेटल तीनों कार्बन के साथ अटैच है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी हैप्टिसिटी भी η⁻³ हो गई। बॉन्ड को भी हम लोग देखते हैं ना, बॉन्ड भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये जब ये बॉन्ड इस तरह से प्रेजेंट है तो ये तीनों के तीनों कार्बन एटम को कंसिडर कर रहा है। जब ये तीनों कार्बन को कंसिडर करेगा तो इसकी हैप्टिसिटी 3 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब एक नई चीज़ आ जाती है, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें चार्ज सेंटर में है। देखो इस कंपाउंड में भी चार्ज सेंटर में है, इस कंपाउंड में भी चार्ज सेंटर में है। इस कंपाउंड को तो अलग से एक नाम दिया जाता है ट्रोपिलियम कैटाइन। इसमें 7 होते हैं ना, तो इसको ट्रोपिलियम कैटाइन नाम दिया जाता है। इसमें देखो सेंटर में चार्ज है, जब भी चार्ज सेंटर में होता है ना तो हम उस पूरे के पूरे कार्बन को कंसिडर करते हैं। चार्ज सेंटर में होने का मतलब है हमें सारे के सारे कार्बन को कंसिडर करना है। जब सारे कार्बन को कंसिडर करना होगा तो मेटल कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4 5 6 7, मेटल 7 कार्बन से अटैच है तो इसकी हैप्टिसिटी हो गई 7, क्योंकि हमें सबको कंसिडर करना था बिकॉज चार्ज सेंटर में। ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी देखिए, इसमें भी चार्ज सेंटर में, जब चार्ज सेंटर में है तो हमें सबको कंसिडर करना है। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 1 2 एंड 3 कार्बन है, इस वजह से इसकी हैप्टिसिटी भी 3 हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बचता है। इस एग्जाम्पल में भी चार्ज सेंटर में है और हमारे पास 5 कार्बन है तो इसकी हैप्टिसिटी भी 5 हो जाएगी। ये ऐसे हम लोग पूरी हैप्टिसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हैप्टिसिटी के लिए हो गया विच इज़ फॉर ऑर्गेनिक लिगेंड्स, और इलेक्ट्रॉन काउंट हम पढ़ चुके हैं विच इज़ फॉर इनऑर्गेनिक लिगेंड्स। ठीक है, एक और चीज़ है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज़ेसस सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जो कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। तो उसी तरह से वो तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का था, बट यहाँ पे वी हैव कैकोडाइलॉक्साइड। कैकोडाइलॉक्साइड इज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। जो कैकोडाइलॉक्साइड होता है वो मेन ग्रुप एलिमेंट्स का फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, कैकोडाइलॉक्साइड इज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स। कैकोडाइलॉक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए, आर्सेनिक, कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन, देन आर्सेनिक, उसके बाद यहाँ पे चारों तरफ CH3 लगा हुआ है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैकोडाइलॉक्साइड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। एंड वन मोर थिंग, हैप्टिसिटी ऑफ टंगस्टन, इसको भी एकदम याद रखना है आपको। टंगस्टन की हैप्टिसिटी 4 होती है। ओके, तो हमारा इलेक्ट्रॉन काउंट और हैप्टिसिटी यहीं पे फिनिश होता है। आई हैव ट्राइड कि आपको इलेक्ट्रॉन काउंट और हैप्टिसिटी में कोई भी डाउट ना हो, अच्छे से समझ आया हो। पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए एंड हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो थैंक यू, एंड अगेन आई वॉन्ट योर स्पेशल फीडबैक फॉर मी। उम्मीद है आप लोग फीडबैक ज़रूर देंगे, आपको अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ फीडबैक दीजिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।